हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन था। अच्छी खासी वॉलेटिलिटी और मतलब स्क्रीन को देख के कंफर्ट मिसिंग है। आई एम श्योर आपको भी नहीं आ रहा होगा। बहुत वॉलेटाइल सेशन, 125 पॉइंट नीचे गया तो 75-70 पॉइंट ऊपर भी गया, हरे में भी ट्रेड कर रहा था और दिन भर ऐसी वॉलेटिलिटी के बीच झूलते हुए नजर आए। और जो प्रिकेरियस लेवल्स की अपन कल चर्चा कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, 24,000 के मंथली पुट पे तगड़ा बिल्डअप और 24,200 को था वो वीकली साइकिल का पुट जिसमें सबसे तगड़ा ओआई था। तो अपने लिए ये लेवल जो अपन कल भी मेंशन कर रहे थे, 24,000 24,200 के जोन्स इंपॉर्टेंट हैं और आज लार्जली उसी जोन्स के इर्द गिर्द घूमते रहे। हाँ, कहने के लिए 24,000 अभी डिफेंड कर लिया है, पर ठीक है, मतलब बार बार जाके किसी चीज को चैलेंज करना भी रिस्की हो जाता है। मोटा मोटी दायरा ये है जो एक साइकोलॉजिकली 24,000 का और बिल्डअप के लिहाज से 24,000 इंपॉर्टेंट है। वो वायलेट हुआ तो शायद हम 24,200 को वापस वो प्रीवियस स्विंग लोज को टेस्ट करने जाएंगे। वो फिर प्रीवियस स्विंग लोज टेस्ट हुए तो वो 24 क्या 3500 के जोन्स पे टेस्ट करने जाएंगे तो 23,500, मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, 23,500 के जोन में, वही कंफ्यूज हो रहा था आंकड़ों से। 23,500 के जोन वो जो डीएम में खड़ा हुआ है। खैर, टेक्सचर बिगड़ा हुआ है। इंडेक्स तो आपने फिर भी आज मैनेज कर लिया, पर ब्रेथ देखिए आप कैसी डिटोरेटेड थी। मिड कैप स्मॉल कैप्स पिट रहे थे। मार्केट ब्रेथ 1:3 का रेशियो पकड़ लीजिए डिक्लाइंस के फेवर में, और पूरी दुनिया ठीक है। यूएस के फ्यूचर्स भी फ्लैट थे। एशिया पूरा अच्छा कर रहा था, सिर्फ हम और हमारे बाजू वाले वो शांघाई हैंग सेंग, उनका अपना सरदर्द था। उनका 5 दिन की बैठक चली चली चली, ट्रम्प साहब आएंगे तो और तगड़ा पैकेज आएगा, और तगड़ा पैकेज आएगा। अब तक जो अपडेट आ रहा है, $1.4 ट्रिलियन का पैकेज है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो मेरे ख्याल से वो पैकेज उनको खुद को डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। तो ठीक है, वो तो खैर अपने लिए अच्छी खबर है। ज्यादा पैसा ना झोंके, नहीं तो इधर का माल उधर चला जाएगा। वैसे ही जा रहा है। एफआईएस की सेलिंग रुक नहीं रही है। वो 4-5 हजार करोड़ रुपए की ऑन अ डेली बेसिस कैश मार्केट में सेलिंग हो रही है। शॉर्ट्स तगड़े ऐड हो रहे हैं सिस्टम में। एफआईए का मूड है नहीं तो थोड़ा। और डीआईएस, एटलीस्ट आज का आंकड़ा पता नहीं, लेकिन डीआईएस हाथ खींचे हुए हैं। भाई कब तक माल लेते रहेंगे जब पता है मार्केट नीचे से रखता जा रहा है, तो इंतजार करेंगे। वो दिख रहा है इंतजार अब आंकड़ों में। तो लैक ऑफ बाइंग है, इनकी प्रोफाउंड सेलिंग है। थोड़ा स्क्रीन गड़बड़ हो रही है। देखते हैं समीकरण वीकेंड पे कैसे बैठते हैं। डेटा वेटा स्टडी करेंगे, अगले हफ्ते फ्रेश अप्रोच से उतरेंगे। डेली वैसे ही है, बाजार ऐसे ही है, तो क्या करा जाए। डेली का डेली अपन को अपनी तैयारी करनी है, वो करते रहेंगे। पर आई एम श्योर सभी डिसअपॉइंट हो रहे होंगे स्क्रीन देख के। जहां तक ये, अच्छा चलिए, सीएनबीसी आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड, जहां कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो, रीच आउट करिएगा। स्विगी के सवाल के लिए तो अब देर हो गई है। अब तो आपके ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म्स आपको अलाउ भी नहीं करेंगी। हाँ, अगर आप फिजिकली आज भी कॉपी डालने जाते हैं तो बात अलग है, फॉर्म डालने। पर ऑनलाइन का तो कट ऑफ खत्म हो गया होगा, तो अब बात करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, अच्छा, दूसरा प्लेटफॉर्म पे चला जाए। इंडियन होटल्स, मैं कहानी समझाता हूं, फिर आप और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर कॉल लीजिएगा। इंडियन होटल जो है, उसके लिए जो Q2 था, जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर, ये चैलेंजिंग क्वार्टर कहा जाता है, क्योंकि वो मॉनसून का पीरियड, आमतौर पे लोग ट्रैवल वेवल कम करते हैं, लीन पीरियड होता है, स्कूल कॉलेजेस खुल चुके होते हैं, तो आमतौर पे धंधा ठंडा रहता है। पर जो एस्टिमेट्स थे, उससे चाहे सेल्स हो, एबिटा का नंबर हो, मुनाफे का नंबर हो, सब बेहतर आते हुए नजर आए।
और ये लीन क्वार्टर का परफॉर्मेंस था भाई साहब, सीजनली वीक क्वार्टर का परफॉर्मेंस था। तो आप समझ लीजिए H2 यानी कि अब जो Q3 और Q4 सामने खड़े हैं, जो सीजनली स्ट्रांग होते हैं, उस पर किस तरह कमाल दिखाएगी। और इस क्वार्टर की कुछ इंटरनल्स बताता हूं। ARRs, औसतन रूम दरें, एवरेज रूम रेट जो है, रेंटल जो है 14,300 रुपए के आसपास का नंबर है, 10.5% का जम है। लीन पीरियड औसत रूम दरें 14,000 प्लस की, मेरे ख्याल से 78% ऑक्यूपेंसी पे बैठे हुए, 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा ऑक्यूपेंसी बढ़ी। लीन पीरियड में 78% ऑक्यूपेंसी, लीन पीरियड में औसत रूम दरें, एवरेज रूम रेट 14,000 प्लस के 10% का इजाफा। इस तरह से डिमांड है भाई साहब। तो और इस केस में ये भी ध्यान रखिएगा, अभी भी जब मैंने लास्ट किसी मैनेजमेंट से बात करी थी होटल कंपनी की, नो योर कंपनी में, तो वो मेंशन करके गए थे अभी भी सप्लाई का इशू है होटल इंडस्ट्री में, रूम्स की अवेलेबिलिटी अभी भी चैलेंजिंग है। तो ये ऑक्यूपेंसीज, औसत रूम दरें ऐसे ही बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल जो है वो अभी भी प्री कोविड लेवल्स के लेवल्स पर रीइंस्टेट तक नहीं हुआ है, और तब अपन इस तरह के होटल्स के परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। तो ऑल सेड एंड डन, कंसोलिडेशन के फेज में इंडियन होटल आज चल गया, बात अलग है। लेकिन अच्छी कंपनी जिसके वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच होने लगे थे, उसका कंसोलिडेशन भी अच्छी खबर है। इस बीच क्या हुआ, अच्छे क्वार्टरली नंबर्स के बाद ईपीएस अपग्रेड हो रहे हैं, तो वैल्यूएशन का कंफर्ट इस कंसोलिडेशन में बढ़ रहा है। तो जिनके पास है भाई साहब, मुझे तो लगता है होल्ड करना चाहिए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसने डिलीवर करा है। एक ही इशू है, ये जो अपने लोग का सेंटिमेंट बिगड़ा है, कई सारे नंबर्स में दिखने लगा है, मार्केट ऐसे ही रहेगा, ये सब परकुलेट होता है आपके लेजरली स्पेंड्स पे, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के एनवायरनमेंट पे सबसे पहले। अरे हिम्मत कौन करेगा फिर खर्चा करने की, घूमने जाने की? टालेंगे या डाउनग्रेड करेंगे अपने आप को, 5 सितारे के 4 सितारा ऐसे ही करते हैं अपन लोग। वो जरा अगर ये साइकिल ऐसे इलॉन्गेटेड रहने वाली है तो आगे का चैलेंज वो जब होगा तब देखेंगे, तब रिव्यू करेंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर स्ट्रांग है, आउटलुक अच्छा है, सामने जो सीजन खड़ा है बढ़िया है H2 का, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती। होल्ड करिए सर, बढ़िया स्टॉक है। पर ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। जब मैं कहता हूं होल्ड करिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते रह करिए आप लोग। ट्रेंड, कल या किसी दिन अपन हाल फिलहाल में ट्रेंड की किसी बात पे चर्चा भी कर रहे थे, मेरे ख्याल से टाइटन के साथ के पर्सपेक्टिव में। आज एक बार देखूं किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है ट्रेंड का। एक मिनट, मैंने आज देखा था तो आज 1.5-2% गिरावट पे चल रहा था उस समय, पर जाते जाते क्लोज पे मैंने ऑब्जर्व नहीं करा, क्योंकि मेरे रडार पे है, क्योंकि ट्रेंड अचानक 2,000 रुपये ऊपर से ठंडा पड़ गया। आज भी दबाव में ही था। तो ट्रेंड के साथ की अब मैं कहानी समझाता हूँ, फिर उस कहानी से शायद लीड कर लूं, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। ट्रेंड के रिजल्ट्स एक मिस थे, पर ये ध्यान रखिएगा ह्यूज एक्सपेक्टेशंस पे मार्जिनल सा हल्का सा मिस है, और उसका खामियाजा स्टॉक को नहीं भुगता है। पर ऐसा ही होता है, जब इस तरह के परफॉर्मेंसेस आ रहे होते हैं तो वैल्यूएशंस आप उसी तरह के देते हो ग्रोथ को। जब वो ग्रोथ थोड़ी सी मिस होने लगती है एस्टिमेट से, तो आप हाथ खींचते हो। और वैसे अपने आप में ट्रेंड का परफॉर्मेंस देखिए आप, आय 40% बढ़ी, मुनाफा मेरे ख्याल से 45-50% बढ़ा है। और तब जो अपन लोग कह रहे हैं एनवायरनमेंट चैलेंजिंग था, कंजम्पशन स्टोरीज पे अपन ने कई सारे स्टॉक्स पे चर्चा कर रखी, इस प्लेटफॉर्म पे भी, चैनल पे भी नतीजे देखे हुए, तो अपने आप में नंबर सॉलिड थे। थोड़ा बहुत मिस है, और नंबर्स दिखाते हैं कि वेस्ट साइड में अब इंप्रूवमेंट है। जूडियो को तो जलवे चल ही रहे हैं, और जो इनका तीसरा स्टार बाजार है जिसपे अब सबकी नजरें हैं, उसमें भी आपने देखा इंप्रूवमेंट आता हुआ। तो यार हर बॉक्स पे कहते हैं ना टिक, तो मामला हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, अब जब क्वार्टर में मिस हुआ है तो बट ऑब्वियस है ब्रोकरेजेस ईपीएस को थोड़ा सा काटेंगे, पर
इस पे मैंने कई सारे एनालिस्ट वगैरह सबसे चर्चा करी है सबके रडार पे ट्रेड। अभी भी सबको लगता है बहुत तगड़ी ग्रोथ पोटेंशियल रखती है ये कंपनी। तो शायद ये वो स्टॉक है जो गिरावट में फिर से एक्यूमुलेशन के लिए आएगा लोगों के रडार पे, क्योंकि इसलिए मैंने अपफ्रंट वर्ड यूज करा था, एक बहुत तगड़े ऑप्टिमिज्म वाले एक्सपेक्टेशन के सामने एक स्लाइट सा मार्जिनल सा मिस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा, नॉट इन दीज ऑन दीज लेवल्स, क्योंकि वीक डिमांड एनवायरनमेंट है, अभी लिंगर ऑन करेगा तो हो सकता है कुछ स्टॉक्स ये थोड़ा और ठंडा पड़े। गिरावट में शायद ये खरीदारी करने वाला काउंटर बनना चाहिए। और जो रखे हुए हैं भैया, हो सकता है थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं पिछली चाल से, अब ये लेवल्स पे छोड़ने वाला तो नहीं दिखता मुझे। गिरावट पे कौन से लेवल सही होंगे खरीदारी करने के, वो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, लेकिन यहां से मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट के बाद शायद एक्यूमुलेशन का जोन ट्रेंड बनता हुआ नजर आए। अच्छा, एनसीसी पे आ रहा हूं। जब तक वो क्या जब तक आपका स्ट्रीट का ऑप्टिमिज्म बना हुआ है ट्रेंड की ग्रोथ पोटेंशियल पे, तब तक गिरावट में खरीदारी करने का है। और वो कब हटेगा, जब नतीजों में दिखना शुरू हो कि अब स्टीम लूज आउट हो रही है। वो इस नंबर में स्टीम लूज आउट होने वाली बात नहीं करूंगा, और राइटली सो करेक्ट होना बनता था। एक तरफा कोई स्टॉक ऐसे नहीं चल सकता कि वैल्यूएशन अनाप शनाप होने लगे। पर महंगा, अति महंगा था, करेक्ट हो गया तो आपको मिलेगा तो महंगा ही, पर अति महंगा लेना वाला रिस्क था, वो नहीं ले सकते थे। महंगे वाले ब्रैकेट में रहेगा ये स्टॉक, लेकिन करेक्ट होगा यहां से तो शायद एक्यूमुलेशन का जोन बने। पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करिएगा, समझिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा क्या करना है। एनसीसी, जहां तक याद पड़ता है एनसीसी का ये क्वार्टर एक स्लाइट मिस था, पर वो मिस शायद लार्जली एग्जीक्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस के चलते था। और शायद ये एजम्पशन लेके चल रहा हूं मैं, एग्जीक्यूशन रिलेटेड चैलेंज, क्योंकि मैनेजमेंट से मैंने बातचीत नहीं सुनी, क्योंकि मैंने नहीं करी तो मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। पर एग्जीक्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस अगर हुए है तो वही, क्योंकि मैंने रिजल्ट तो पढ़े हुए हैं। हो सकता है वो इसीलिए क्योंकि वो मानसून लंबा चला, कई जगह फ्लडिंग हुई थी, दिक्कतें आई थी, तो शायद इसीलिए एग्जीक्यूशन चैलेंजेस आए। पर इस कंपनी ने अपने पूरे FY25 की रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस को मेंटेन करा है। ये जो 2 क्वार्टर के नंबर इस फाइनेंशियल ईयर के आए हैं, Q1 और Q2 के, इसने मोटा मोटी उस गाइडेंस का 40% अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब अगर मार्जिन गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं, रेवेन्यू गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो 60% बचा हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस छमाही में हो जाएगा, हो जाना चाहिए, क्योंकि स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स के रेवेन्यूज के हिसाब से मुझे याद पड़ता है इसकी ऑर्डर बुक 2 टाइम्स है, तो अच्छी विजिबिलिटी है। आई एम श्योर अब इस सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में एग्जीक्यूशन पिकअप हो रहा होगा। तो जो मैनेजमेंट ने गाइड करा है मुझे लगता है अचीवेबल है। 60% ऑफ दैट गाइडेंस आने वाली छमाही में हालात इंप्रूव होने चाहिए। बस एक ही चीज पे अपने को नजर रखनी है, थोड़ा सा रेटोरिक सा हो गया क्योंकि बार बार मेंशन हो जाता है, क्योंकि कई सारी कंपनीज पे डिपेंडेंट है केपेक्स के स्पेंड, सरकारी केपेक्स के स्पेंड्स। मैं आज एस्ट्रल के CFO सवलानी साहब से बातचीत कर रहा था। भाई एस्ट्रल भी सरकारी केपेक्स पे डिपेंडेंट है, वो पाइप्स की कंपनी है, बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंट है लोग, हाउसिंग फॉर ऑल से लेकर नल से जल से लेकर वो सारी स्कीम्स पे एस्ट्रल डिपेंडेंट है। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट करा था कि केपेक्स की स्पेंड धीमा पड़ा था, उससे थोड़ी सी दिक्कतें आई थी। पर लार्जली चाहे इनका हो, चाहे मैंने वो कोलकाता की कंपनी से इंटरव्यू करा था, रामकृष्ण फोर्जिंग्स, सब ये मान रहे हैं देयर इज नो रीजन कि H2 में केपेक्स में वापस पिकअप ना आए। तो हालांकि उसको अपन रडार पे रखना चाहिए, एक को सरदर्द बन सकता है अगर ठंडा ही रहा तो। पर इसकी स्वेलिंग ऑर्डर बुक इसलिए मैंने मेंशन करी क्योंकि वो ऑर्डर इनफ्लोस अटक रहे होंगे फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन स्वेलिंग ऑर्डर बुक मतलब है कि इनको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है और फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और इसीलिए एनसीसी लॉजिकली एक होल्ड है Q2 के डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद। पर फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिए, वीकेंड एंजॉय करिए। अपन लोग फिर मंडे को 3:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जगह पे मुलाकात करेंगे। सी यू, हैव अ हैप्पी वीकेंड।